ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएंगे। एनआईए ने तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर दी है। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 18 दिन की एनआईए को तहव्वुर राणा की रिमांड मिली है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा, जिसे कल भारत लाया गया और उसके बाद एनआईए को उसकी 18 दिन की रिमांड सौंपी गई। एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहा है और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एनआईए सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से पूछताछ जो है वो जारी है। 18 दिन की एनआईए ने रिमांड ली है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, जो पिछले कई सालों से छुपता फिर रहा था, आखिरकार उसे भारत सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े। कल उसे भारत लाया गया और फौरन एनआईए ने उसे अपनी रिमांड पर ले लिया। एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। 18 दिन की रिमांड मिली है। इस 18 दिन में एनआईए परत दर परत तमाम जो जवाब हैं उसे इकट्ठा करने की कोशिश करेगी तहव्वुर राणा से। तो बड़ी खबर तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। आदित्य, क्या जानकारी है पूछताछ में, क्या पता चल पा रहा है अभी तो एनआईए अपने एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रही है। और अभी देखने वाली बात है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अभी आज तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर्स पे इंटेरोगेट भी करा और जो उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है उनसे कम 10 से 11 सवाल पूछे कि वो मुंबई में क्या कर रहे थे उस समय नवंबर में, और किस तरीके से उन्होंने डेविड हेडली के साथ मिलकर ये रेकी करवाई मुंबई के कुछ की इलाकों में। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि कब तक कुछ चीजें निकल के और डिटेल्स जो है निकल के आती कि और कौन कौन आतंकी जो लश्कर जो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और कितने पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसी के मुताबिक जो है चार्जशीट फाइल करेगी एनआईए अपनी, और उसके बाद ही कुछ अभी और इस केस में डेवलपमेंट होगी। जी सौरभ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की सौगात काशीवासियों को दी। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कलेवर बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा काशी पूर्वांचल का आर्थिक केंद्र बना है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे वाराणसी से जुड़ गए। पंकज, क्या कुछ रहा आज प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ? किस तरीके से काशी वासियों को लंबी चौड़ी सौगात मिली? जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री का 50वां दौरा था, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अर्धशतकीय दौरा। और अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 11 वर्ष कार्यकाल के दौरान नहीं गया था। और प्रधानमंत्री का जो 50वां दौरा था, इस दौरे में बनारस वासियों के साथ ही पूर्वांचल वासियों को 3900 करोड़ की बड़ी सौगात, जिसमें 44 परियोजनाओं में लोकार्पण और शिलान्यास। हालांकि जिस तरीके से मैंने बताया कि 25 जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, मुख्यतः 3 जो फ्लाईओवर शहर को मिल रहे हैं, उसके बाद 15 सब स्टेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद एक बहुत बड़ा टनल की जो बात करी थी एयरपोर्ट के पास में, फिक्स प्लेन का जो टनल बन रहा है उसकी सौगात दी गई। उसके अलावा जो लोकार्पण की बात करें तो 2 घाट, जो बनारस घाटों का शहर है, 84 घाट की कड़ी में एक घाट और जुड़ा, जो सामने घाट कच्चा घाट होगा, जो पक्का घाट 10.5 करोड़ की लागत बना गया, उसका लोकार्पण किया। उसके अलावा जो शास्त्री घाट रामनगर में, यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो निवास स्थान है उससे एकदम बगल में ही शास्त्री घाट का निर्माण कराया गया, उसका भी जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। कुल मिला के जैसा मैंने बताया 3900 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा काशीवासियों को दी गई। और उसको देखते हुए काशीवासियों में काफी जश्न का माहौल था, हर्ष का माहौल था और लोग बहुत खुश थे क्योंकि प्रधानमंत्री
का ये 50वां दौरा था और प्रधानमंत्री जो आए बनारस में, जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, उसके साथ ही उन्होंने जो बात की, जो काशी के बारे में, जहाँ की जो भोजपुरी है उस भाषा में भी लोगों से संवाद किया। तो कुल मिला के काशी वासी एकदम गदगद थे और हर हर मोदी का जो है गगन भेदी जो है नारे भी उस जनसभा स्थल से लगा रहे थे। तो समझ सकते हैं कि पूरी काशी इस समय पूरी जो है मोदीमय हुई थी। जब मोदी आए थे उस समय वो दृश्य जो है देखने लायक था। जी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा था, निश्चित तौर पर काशी वासियों को बड़ी सौगातें मिल रही हैं। क्या सुधर जाएगा जो सौगातें हैं, अगर उसको हम आम नागरिक के दृष्टिकोण से समझें तो कैसे काशी का कायाकल्प होने जा रहा है इन सौगातों के बाद? देखिए, अगर हम पिछले 11 वर्षों पहले की काशी की बात करें और आज के काशी की बात कर ले तो जमीन आसमान का अंतर हुआ है। और जो काशी का जब विकास हुआ है तो निश्चित तौर पे उसका जो असर जो है पड़ोसी जनपद है उनको भी पड़ा है। जो पड़ोसी राज्य है यहाँ के उत्तर प्रदेश की बनारस से बगल से अगर हम बात करें, बिहार की बात कर ले, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ा, क्योंकि काफी संख्या में वहाँ के लोग भी आ रहे थे। तो निश्चित तौर पे इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और अभी तक जो बनारस पहले, जैसा मैंने बताया 11 वर्षों पहले था बनारस और आज के बनारस में बात करें तो बहुत अंतर आ गया, जमीन आसमान का अंतर आ गया। कई सारे नए फ्लाईओवर्स मिले और 3 नए फ्लाईओवर्स और मिलने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और जिसके बारे में लोग सोचते नहीं थे, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा। उसके अलावा हम बात करें तो जो तार पहले ऊपर आपको दिखते थे वो तार ज्यादातर शहर में वो अंडरग्राउंड हो किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से 39 करोड़ की जो सौगात है निश्चित तौर पे काशी वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और उससे काशी और भी सजी संवरी दिखेगी और सुंदर काशी दिखेगी और काशी वासियों को जो है उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से 15 नए सब स्टेशन का भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है। जी ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए और आगे भी हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे। बनारस के बाद रुख लखनऊ का करेंगे, जहां पर आज जुमे की नमाज में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। राजधानी लखनऊ की आसिफी जामा मस्जिद में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने बड़ा प्रदर्शन किया। लखनऊ में हिजबुल्लाह के पोस्टर भी लहराए गए। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था वो आज फिर देखने को मिला और प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी। बड़ी खबर है इस वक्त। फिरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए। फिरोज, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट मौलाना कल्बे जव्वाद की अगुवाई में किया गया, जिसमें वक्फ बिल के खिलाफ और जन्नतुल बकी में जो खबर की गई थी, जो रसूल की बेटी और अन्य इमामों की खबरों को लेकर के लगातार शिया समुदाय के लोग इस तरह का प्रोटेस्ट हर साल करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज ये जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ जो है सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोग मौजूद थे। हाथों में बैनर तख्तियां लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसमें साथ में वक्फ बिल का विरोध की भी तख्तियां जो है उन लोगों के हाथ में थी। तो तमाम इस तरह के लोग, शिया समुदाय के लोग जो है वो लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाथ में उन लोगों के नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की जो है वो भी पोस्टर उन लोगों के साथ में थे, क्योंकि नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के पोस्टर इसलिए और ज्यादा उनके हमेशा जब भी कोई भी शिया समुदाय के लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनको अपना धर्म गुरु मानते हैं, इसलिए शिया समुदाय के लोग अक्सर जब भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के पोस्टर उन लोगों के हाथ में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल का विरोध था, उस विरोध को लेकर के और जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है उसके निर्माण को लेकर के लगातार जो शिया समुदाय के लोग हैं वो अपनी आवाज उठाते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि मौलाना याकूब अब्बास ने भी इसी तरह का एक प्रदर्शन किया था उसको लेकर के। तो आज यही प्रदर्शन जो है जहां पर जन्नतुल बकी को लेकर के राजधानी लखनऊ की आसिफी मस्जिद में मौलाना कल्बे जव्वाद द्वारा करने को देखा गया। और फिरोज, इस प्रदर्शन को लेकर के पुलिस किस तरह से अलर्ट मोड पर थी? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि प्रोटेस्ट को लेके ये है कि वक्फ बिल का विरोध शुरू से ही देख रहे हैं हम लोग कि मुस्लिम समाज के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज कहीं ना कहीं अंदेशा था किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो जाए, लोग सड़कों पे ना उतर आए। उसके लिए एहतियात के तौर पर प्रदेश भर में इसको अलर्ट भी किया गया था। जुमे की नमाज को लेकर तमाम जो मस्जिदें हैं, प्रमुख मस्जिदों की हम बात करें राजधानी लखनऊ की, तो आसिफी मस्जिद हो या क्या नाम है आपके ऐशबाग ईदगाह हो या टीले वाली मस्जिद हो, तमाम जगहों के ऊपर सुरक्षा के
कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा एसएसडी की फोर्स हो या पुलिस के आला अधिकारी, तमाम जितनी मस्जिदें हैं वहां पर जगह जगह पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए थी। खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसकी निगरानी रखी है, क्योंकि अति संवेदनशील कई एरिया है पुराने लखनऊ के, जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं जहाँ पे जुमे की नमाज अदा की जाती है, वहां पे भी जो है एहतियात के तौर पर फोर्स बढ़ा दी गई थी। तमाम जो है पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे जा रहे थे। खुद डीसीपी जो है वो लगातार जगह जगह पर जा करके दौरे कर रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी लगातार जो है मस्जिदों के पास अपनी नजर बनाए हुए थे, किसी तरह की कोई बात ना होने पाए उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। शांतिपूर्ण ढंग से राजधानी लखनऊ की तमाम मस्जिदों में जो है वो नमाज अदा कराई गई। ठीक है फिरोज, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर लखनऊ से ही। संभल के एसपी आज न्यायिक आयोग के सामने अपना बयान दर्ज कराने लखनऊ पहुंचे। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से आज पूछताछ की गई। न्यायिक आयोग की टीम ने ये पूछताछ की है। एसपी ने पूछताछ में सभी साक्ष्य रखे, घटना और कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बर्क जियाउर रहमान बर्क पर भी पूछताछ के बारे में उन्होंने जानकारी दी। कहा कि 16 अप्रैल को बर्क से पूछताछ की जाएगी। जियाउर रहमान बर्क संभल के सांसद, संभल हिंसा के मामले में जो न्यायिक आयोग बनाया गया है उसके सामने संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से पूछताछ की गई। आज वो लखनऊ पहुंचे, न्यायिक आयोग के सामने उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। कप्तान साहब ने घटना से जुड़े हुए सभी साक्ष्य न्यायिक आयोग के सामने रखे। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ रहा आज की पूछताछ में? बिल्कुल, संभल के पूरे मामले में जो न्यायिक आयोग की जो टीम है उसके सामने एसपी की तरफ से जो पूछताछ में जो साक्ष्य वो रखे गए हैं और घटना की कार्रवाई के बारे में उनकी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। बर्क पर जो कार्रवाई उसके बारे में भी जानकारी दी गई है और 16 अप्रैल को अब बर्क की से जो पूछताछ है उसकी जाननी है, तो निश्चित तौर पर संभल को लेकर ही पूरा जो मामला था और इसको लेकर जो पूरी जानकारी है वो ली गई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से इसको लेकर जानकारी ली गई है। जो न्यायिक आयोग की टीम है उनसे उन्होंने जो सवालों के जवाब लिए उसको लेकर की तरफ से जवाब साझा किए गए और जिसके जरिए एसपी ने जो पूछताछ के जरिए जो पूरे जो साक्ष्य संकलन किए गए थे वो उनके समक्ष रखे हैं और घटना और कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी है वो भी जो पूरी न्याय आयोग की जो टीम है उसको पूरी जानकारी दी है। और अब ये बताया जा रहा है करीब 16 अप्रैल को वर्ग से इसको लेकर पूरी पूछताछ वो की जाएगी। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप बने रहिएगा, आगे भी खबर है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। अगली खबर नोएडा से बताएंगे आपको। ईओडब्ल्यू ने नोएडा के 6 बिल्डरों के खिलाफ जांच को शुरू कर दिया है। 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप लग रहा है। बायर्स का पैसा लेकर बिल्डर ने दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया। प्राधिकरण से दस्तावेज मांगे गए हैं। 3000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जांच जो है वो शुरू हो गई है। खरीदार प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर ईओडब्ल्यू ने नोएडा के 6 बिल्डरों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया ये जा रहा है कि बायर्स का पैसा जो है बिल्डर ने ले लिया। जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं किया, दूसरे प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा दिया। अब ना तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाया ना वो, और खरीदारों के पैसे फंस गए। खरीदारों ने प्राधिकरण पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की है। और ये वित्तीय अनियमितता छोटी मोटी भी नहीं बल्कि 3000 करोड़ रुपए की है। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं नोएडा से। महेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार जो है जो बिल्डर वो अपनी मनमानी करते हैं और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर जो रिपोर्ट है वो तैयार हुई है और कहीं इसमें 3000 करोड़ रुपए अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बायर्स का पैसा लेकर वो दूसरे फ्लैट में दूसरे इंडस्ट्री में लगा देते हैं और ऐसे में जो बायर्स है उसको ना फ्लैट मिल पाती है ना उनको सुविधा मिल पाती है और लगातार जो फ्लैट
फ्लैट्स बायरों इधर से उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में पहले एसआईटी, ईडी, आईटी, उसके बाद जो ईडब्ल्यू है उसमें अब नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से जांच रिपोर्ट मांगी कि आखिर कौन कौन जो लोग हैं ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने बाहर से पैसा नहीं दिया मगर उसके बावजूद भी बायर्स को फ्लैट नहीं दिया और दूसरे ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर लिया। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि हवाला का भी पैसा हो सकता है, यानी कि जो भारत का पैसा है वो बाहर भेजने का काम भी बिल्डर यहाँ के कर सकते हैं। ऐसी भी सूत्र हैं जो बता रहे हैं और जल्द ही तमाम बिल्डर से पूछताछ भी की जा सकती है। तमाम जो बड़े बिल्डर्स हैं उनकी लिस्ट भी बनकर तैयार हो रही है। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आखिर हजारों करोड़ रुपए जो आपने बाहर से लिए हैं फ्लैट के नाम पर, वो आखिर आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक खेल चलता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कि जो बिल्डर्स होते हैं बाहर से पैसे तो ले लेते हैं मगर फ्लैट भी देते हैं और वही पैसा वो दूसरे बिजनेस पर लगा लेते हैं। वो लाखों करोड़ों को डील करते हैं और इस सब में नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो भ्रष्ट अधिकारी अफसर हैं वो भी मिले रहते हैं, क्योंकि बिना उनके सहाय के बिना ये दूसरे प्रोजेक्ट ना खरीद सकते हैं ना उसको एनओसी मिलती है। मगर उसके बावजूद भी सोचिए कि पहला प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता और दूसरे प्रोजेक्ट लेने को जमीन भी मिल जाती है और तमाम एनओसी भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की गठजोड़ की वजह से इन बिल्डर्स को फायदा मिलता है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। मगर आप कहीं ना कहीं जब ईओडब्ल्यू ने जांच की और जांच में सभी को कहीं ना कहीं आरोपी साबित करने में बहुत अहम सबूत मिलेंगे, इसलिए क्योंकि 3000 करोड़ का जो अमाउंट है काफी बड़ा होता है और अब तक 6 बिल्डर हैं जिनके नाम सामने आए हैं। जल्द ही इनके नाम का खुलासा भी हो जाएगा ऑफिशियली कि कौन कौन वो बिल्डर हैं जो बायर्स का पैसा लेकर अलग अलग सोसाइटी में पैसा उन्होंने लगाया और बायर्स को जो है फ्लैट ना देकर उनके जो पैसे हैं वो कहीं और ढकार गए। तो जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार होगी, जल्द उन तमाम बिल्डर्स के नाम भी शामिल होंगे और तमाम वो लोग भी सामने आएंगे जिन्होंने धोखाधड़ी करके या बेईमानी करके आम जनता का जो पैसा है अपने काली कमाई में लगाया। जी ठीक है महेंद्र, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे। यहाँ पर न्यायिक आयोग के सामने कुंभ भगदड़ के मामले में जो डॉक्टर थे वो आज पेश हुए। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जांच आयोग टीम के सामने डॉक्टर पेश हुए, मृतकों के परिजनों को भी टीम के सामने पेश किया गया। पहली बार जांच दल के सामने ये सभी लोग पेश हुए हैं। घायलों की स्थिति, मृतकों की सूची भी इनसे पूछी गई है। महाकुंभ घटना पर जांच आयोग का गठन हुआ है और अब ये जांच आयोग जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। इसी कड़ी में आज सभी लोगों से जांच आयोग ने पूछताछ की बातचीत। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जांच आयोग टीम के सामने डॉक्टर पेश हुए, मृतकों के परिजनों के से भी पूछताछ जो है वो जांच आयोग टीम ने की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ घटना पर जांच आयोग का गठन हुआ था और जांच आयोग की टीम पूछताछ कर रही है। रवि हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़े हैं। रवि, क्या जानकारी है? हाँ देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान वहाँ पर जो भगदड़ हुई थी उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जहाँ पर जांच आयोग की टीम के सामने जो डॉक्टर हैं वो सभी उनके समक्ष पेश हुए हैं और मृतकों के परिजन भी इस दौरान टीम के सामने पेश हुए हैं। पहली बार जो जांच दल के जो सामने हैं वो पूरी जो साक्ष्य संकलन यानी कि यूँ कहे कि घायलों की स्थिति है, क्या कुछ रही है, मृतकों की सूची के बारे में जानकारी ली गई है और महाकुंभ की घटना को लेकर पूरा जाँच आयोग बनाया गया था, गठन किया गया था इसका, और इसको
जिसको लेकर पूरी जानकारी है वो सामने रखी गई है इस आयोग के सामने से कि जो घायल हुए थे लोग उनकी क्या कोई स्थिति थी, और उसके अलावा जो मृतक जो लोग थे इस पूरी भगदड़ के दौरान जिनकी मौत हो गई थी उनको लेकर जानकारी है वो इस दौरान ली गई है। और इस दौरान जो जांच आयोग की टीम उसके सामने जो डॉक्टर हैं वो सामने समक्ष पेश हुए हैं। उसके अलावा जो मृतकों के जो परिजन हैं वो भी इस टीम के सामने रहे और जिनके जरिए पूरी जानकारी है वो टीम ने ली है कि किस तरीके से पूरी घटना हुई और घटना के दौरान जो घायलों की स्थिति क्या कुछ रही है। उसके अलावा जो मृतकों की जानकारी है वो भी ली गई है कि जो सूची के दौरान उसमें कितने लोगों का जिक्र था वो सारी जानकारी ली गई है। और जिस तरीके से पूरी जो घटना हुई थी महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ की उसको लेकर ये पूरी जो जांच आयोग का गठन है वो किया गया था और जिसको लेकर आज पूरी जो कह सकते हैं कि जो जानकारी है वो टीम की तरफ से ली गई है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बना रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास पहुंचेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।